नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। चीन ने की ऑकस परियोजना की आलोचना, कहा इससे होगी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हथियारों की रेस। ऑस्ट्रेलिया ने आरोपों को किया खारिज। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले का उद्घाटन। मेला लगता है ओडिशा के कटक में। मेला बाली यात्रा त्योहार से है रिलेटेड। और गुजरात में बेमौसम भारी बारिश ने ली 27 लोगों की जान। आईएमडी ने बेमौसम बारिश के लिए 3 मौसम प्रणालियों को ठहराया जिम्मेदार। पश्चिमी विक्षोभ गुजरात से जाएगा अब मध्य प्रदेश। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा उद्योग मंत्री ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ी हथियारों की रेस चल रही है और ऑस्ट्रेलिया द्वारा परमाणु पनडुब्बियों के अधिग्रहण को इस रेस का जवाब माना जाना चाहिए, न कि रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश। आइए समझते हैं क्या है पूरा माजरा। देखिए, चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लंबे समय से लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा देश अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाता है तो चीन को इससे सख्त आपत्ति होती है। चीन पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिर्फ अपना ही वर्चस्व चाहता है। चीन की इस हरकत पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। कहावत है, चिट भी मेरा पट भी मेरा। दरअसल चीन द्वारा 245 बिलियन डॉलर की ऑकस परियोजना की आलोचना की गई है। चीन कहता है इस परियोजना से हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वह किसी भी तरह की हथियारों की होड़ को बढ़ावा नहीं दे रहा। ऑस्ट्रेलिया यह भी कहता है कि आज नहीं तो कल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संघर्ष जरूर होगा। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और अपनी तट सीमा की रक्षा करने के लिए वह संघर्ष के शुरू होने का वेट नहीं कर सकता। संघर्ष शुरू होने के पहले ही उसे पूरी तैयारी करनी होगी। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया रक्षा क्षेत्र में कम निवेश नहीं कर सकता। आइए अब समझते हैं ऑकस परियोजना क्या है और यह ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों जरूरी है। 2021 में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की घोषणा की गई थी। इस साझेदारी का मकसद यूके और यूएसए की मदद से 2040 तक ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र है और फिलहाल इसके समुद्री बेड़े में कोलिंस श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनको निर्धारित गश्ती क्षेत्र तक पहुंचने से पहले हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। ये पनडुब्बियां अपना आधा समय समुद्र में गश्ती क्षेत्र तक जाने में बिता देती हैं, जिससे गश्त की तुलना में ट्रांसपोर्ट में अधिक ईंधन का उपयोग होता है। वहीं परमाणु पनडुब्बी अपना सिर्फ 15 से 20% समय ट्रांसपोर्ट में बिताती है। खैर, वापस आते हैं ऑकस साझेदारी पर। इस साझेदारी की मदद से यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मजबूत भूमिका निभाना चाहते हैं। इस समझौते को अमेरिका और अन्य पश्चिमी ताकतों का चीन को विश्व शक्ति बनने से रोकने के प्रयास के व्यू पॉइंट से भी देखा जा सकता है। लेकिन इस समझौते से फ्रांस का हाल भारतीय शादी में फूफा के जैसे हो गया था। फ्रांस इस साझेदारी से नाराज हो गया था। फ्रांस का कहना था कि यूरोपीय सहयोगियों को बताए बिना यूके के साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा साझेदारी पर बातचीत कैसे कर ली। फ्रांस के नाराज होने का एक और कारण आर्थिक भी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ 90 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे और इस रक्षा साझेदारी का फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। हाल ही में गुजरात में तूफान, ओलावृष्टि और बिजली गिरने के साथ बेमौसम और अचानक भारी बारिश ने 27 लोगों की जान ले ली। आइए समझते हैं कि नवंबर में बेमौसम बारिश का कारण क्या है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने बेमौसम बारिश के लिए 3 मौसम प्रणालियों को जिम्मेदार ठहराया है। पहली है पूर्वोत्तर अरब सागर और उससे सटे सौराष्ट्र और कच्छ पर चक्रवाती परिसंचरण। दूसरा कारण है पश्चिमी विक्षोभ और तीसरा है पूर्वी ट्रफ। हालांकि एक साथ 3 प्रणालियों का विकास होना असामान्य घटना नहीं है। आइए समझते हैं पहले पश्चिमी विक्षोभ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ वे तूफान हैं जो भूमध्य सागर क्षेत्र में पैदा होते हैं और सर्दियों में उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा ला सकते हैं। इससे आमतौर पर हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होती है, लेकिन कभी कभी जब इन विक्षोभों की ताकत ज्यादा होती है तो यह दक्षिण की तरफ के क्षेत्र जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में भी वर्षा ला सकते हैं।
गुजरात में तूफान, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का मुख्य कारण ये गुजरता हुआ पश्चिमी विक्षोभ था, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा था और भूमध्य सागर के पास कहीं बन रहा था। अब यह विक्षोभ गुजरात क्षेत्र से होते हुए मध्य प्रदेश पर जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ के साथ अधिक नमी भी मौजूद थी। जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो यह आसपास से हवा को आकर्षित करता है और अगर पर्याप्त नमी की उपस्थिति होती है तो उस क्षेत्र में बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है, जिसके कारण इन पश्चिमी विक्षोभों से गरज के साथ बारिश हो सकती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पश्चिमी विक्षोभों में बिजली ज्यादा क्यों चमकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बिजली गिरने के दो कारण होते हैं। पहला, जब भी किसी लोकल वायुमंडलीय सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के बीच संपर्क होता है तो हमेशा बिजली गिरती है। इसके अलावा लंबी शुष्क अवधि के बाद जब ऐसी गतिविधि का पहला दौर आता है तो संवहन गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिसके कारण भी बिजली गिरती है। COP28 शिखर सम्मेलन जल्द ही शुरू होने वाला है। COP28 इस बार दुबई में 30 नवंबर से आयोजित होगा। जब भी COP28 शिखर सम्मेलन या कोई बड़े वैश्विक स्तर का पर्यावरण सम्मेलन होता है तो बहुत सी एनवायरनमेंट से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती हैं और जो बच्चे अपने तैयारी के शुरुआती दिनों में होते हैं उनको इन टर्म्स से काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है। तो चलिए इस सेगमेंट में हम आपको उन सारी बेसिक टर्म्स से मुखातिब कराते हैं जिनका आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की समझ को बेहतर बनाने में जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि COP क्या है। देखिए, COP संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु बैठक है। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब यह एक बैठक है तो इसमें भागीदार भी होंगे। इस सम्मेलन में 198 देश भागीदारी करते हैं जिनको पार्टियां कहा जाता है। दरअसल पार्टियां ऐसे देश हैं जिन्होंने एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय संधि पर साइन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC। इस संधि पर साइन करने वाले देशों ने जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई करने का वादा किया है। आइए अब समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसने अमीर और औद्योगिक देशों पर अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक तय मात्रा में कटौती करने का दायित्व डाला था। इस प्रोटोकॉल को 1997 में क्योटो, जापान में अपनाया गया था और 2005 में ये लागू हुआ था। अब यह संधि औपचारिक रूप से 2020 में खत्म हो गई है और 2015 के पेरिस समझौते ने इसकी जगह ले ली है। अब पेरिस समझौते की बात करें तो इस समझौते का मकसद बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर को सीमित करना है। इसे एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है क्योंकि ये पहली बार देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह कानूनी रूप से बाध्य करता है। जब भी आप पेरिस समझौते की बात करेंगे तो 1.5 डिग्री की सीमा का जिक्र भी हमेशा होगा। देखिए, पेरिस समझौते के तहत दुनिया भर के देश इस सदी में औसत ग्लोबल टेम्परेचर को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने पर सहमत हुए हैं। इन देशों ने टेम्परेचर वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करने का वादा किया है। 1.5 डिग्री सेल्सियस एक महत्वपूर्ण सीमा है जिसे पार करने से जलवायु परिवर्तन के अधिक गंभीर प्रभाव सामने आएंगे, जैसे गंभीर सूखा, हीट वेव्स और अधिक बारिश। एक और इंपॉर्टेंट संधि है ग्लासगो संधि। COP26 शिखर सम्मेलन में ग्लासगो संधि हुई थी। इस समझौते में कोयले के साथ अन्य जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे खत्म करने का आह्वान किया गया। ग्लासगो संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते में कोयले का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। आइए अब बात करते हैं कार्बन बाजार की। कोई भी बाजार ऐसा सिस्टम होता है जहां कुछ बेचा और खरीदा जाता है। ऐसे ही कार्बन बाजार में कार्बन क्रेडिट बेचे और खरीदे जाते हैं। कोई देश अगर अपने लक्ष्य से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करता है तो उसे कार्बन क्रेडिट मिलता है। उदाहरण के लिए भूटान को देख लीजिए। यह देश जंगलों, पहाड़ों से घिरा है और यहाँ बहुत कम औद्योगिकरण देखने को मिलता है। इस वजह से इसका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बहुत कम है और इस वजह से इसको कार्बन क्रेडिट मिलता है। कार्बन क्रेडिट को पैसे के बदले में बेचा भी जा सकता है। अब कार्बन क्रेडिट क्या है?
एक कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष गैसों के बराबर होता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय दलालों, ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है। एक कार्बन क्रेडिट का औसतन मूल्य $40 से $80 के बीच है। हालांकि आपूर्ति और मांग के साथ इसमें काफी उतार चढ़ाव होता रहता है। आप में से कई लोग कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान भाषा में समझिए कि कार्बन ऑफसेट का संबंध होता है वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैस को हटाने से, और कार्बन क्रेडिट का संबंध होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस में कमी से। ऐसे ही कार्बन कैप्चर और भंडारण CCS प्रक्रिया भी अक्सर चर्चा में रहती है। CCS एक ऐसी प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ती है और इसे पृथ्वी के नीचे दबा देती है। इसका उपयोग आमतौर पर जीवाश्म ईंधन संयंत्रों और कारखानों में किया जाता है, जहां यह गैस को वायुमंडल में जाने से रोकता है। ऐसे ही एक और प्रोसेस है CDR, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन या CDR प्रोसेस में वायुमंडल से कार्बन को बाहर निकाला जाता है। कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण CCUS CCS से एक कदम आगे की प्रोसेस है। इसमें कैप्चर किए गए कार्बन का उपयोग अल्कोहल, जैव ईंधन, प्लास्टिक या कंक्रीट जैसे सामानों के उत्पादन में कर लिया जाता है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किया गया। यह त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर शुरू हुआ और अगले महीने 4 दिसंबर तक चलेगा। आइए जानते हैं इस अनोखे त्योहार के बारे में। देखिए, बाली यात्रा ओडिशा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। इस त्योहार को बोईता बंदाना और डांगा भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव कटक शहर में महानदी के किनारे गडगडिया घाट पर मनाया जाता है। यह उत्सव उस दिन की याद में मनाया जाता है जब ओडिशा उत्कल हुआ करता था। दरअसल प्राचीन काल में ओडिशा के नाविक बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका जैसे सुदूर देशों की यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। प्राचीन उड़िया नाविक व्यापारियों को सदाबास कहा जाता था। जिन नावों से सदाबास यात्रा करते थे उनको बोईत कहा जाता था। इन यात्राओं का मकसद व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। यह यात्रा कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती थी। बाली यात्रा के महत्व की बात करें तो यह याद दिलाता है कि प्राचीन काल में भारत का समुद्री व्यापार कितना डेवलप्ड था। यह ओडिशा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत को रिप्रेजेंट करता है। इस त्योहार में ओडिशा के लोग महानदी, ब्राह्मणी नदी या अन्य नदी तटों और समुद्र तटों के पास इकट्ठा होते हैं और रंगीन कागज, सूखे केले से बनी छोटी खिलौना नावों को तैराते हैं और दिया जलाकर इनकी पूजा करते हैं। ऐसा इनके पूर्वजों की यात्रा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। बाली यात्रा को बोईता बंदाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रतीक के माध्यम से बोईता यानी नावों की वंदना की जाती है। वहीं डांगा भाषा भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें डांगा का मतलब होता है नाव और भाषा का मतलब होता है तैरना। इस प्रकार डांगा भाषा का मतलब हुआ नावों का तैरना। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में से 41 श्रमिकों को निकालने के लिए रैट होल माइनिंग पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। रैट होल माइनिंग पद्धति में संकरे गड्ढे खोदे जाते हैं जिनमें कुछ खनिक कोयला निकालने के लिए इन संकरे गड्ढों में जाते हैं। ये गड्ढे चूहे के बिल के समान दिखते हैं, इसलिए इन्हें रैट होल माइनिंग कहा जाता है। हालांकि यह पद्धति विवादित और गैरकानूनी है। दरअसल यह प्रथा पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में कोयले के खनन के लिए काफी प्रचलित थी, जिस पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने पाबंदी लगा दी थी। केरल के कन्नूर में पेरलासेरी मंदिर तालाब को भारत के 75 जल विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह तालाब सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का अभिन्न अंग है। इसे अयनेव्याल तालाब के नाम से जाना जाता है, जो अंजरा कांडी नदी के तट पर स्थित है। आपको बता दें कि 75 जल विरासत स्थल जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जल संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन सहित 18 अन्य देशों ने AI सिक्योर बाय डिजाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता गैर बाध्यकारी है। इसमें ज्यादातर सामान्य सिफारिशें शामिल हैं। साथ ही AI मॉडलों को छेड़छाड़ से बचाने में मदद करने के लिए वैश्विक दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस बात पर जोर दिया गया है कि कंपनियां ऐसे AI सिस्टम बनाएं जो डिजाइन द्वारा सुरक्षित हों, जिससे ग्राहकों और आम जनता को इसके दुरुपयोग से सुरक्षित रखा जा सके। 28वें यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 1 से 10 दिसंबर के बीच किया जाएगा। यह फेस्टिवल नई दिल्ली और चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के फेस्टिवल के लिए चयनित फिल्मों में से 18 महिलाओं द्वारा निर्देशित हैं।
जो सिनेमा में महिलाओं की भूमिका को सामने लाने और सम्मान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह फेस्टिवल भारत और यूरोपीय संघ के बीच समृद्ध सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों के चलते अदन की खाड़ी काफी चर्चा में है। अदन की खाड़ी हिंद महासागर का विस्तार है जो अरब प्रायद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच स्थित है। इसकी सीमा दक्षिण में सोमालिया और सोकोत्रा द्वीप से, उत्तर में यमन से, पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में जिबूती से मिलती है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य यानी बाब अल मंदेब स्ट्रेट अदन की खाड़ी और रेड सी को जोड़ता है। भारत की एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष दूरबीन ने 600वें गामा किरण विस्फोटों का पता लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है जिसका उद्देश्य आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करना है। आपको बता दें, एस्ट्रोसैट को वर्ष 2015 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 8 साल हो जाने के बाद भी यह अपना काम कर रहा है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, बोईता बंदाना त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। आइए देखें पिछले बुलेटिन में कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, चर्चा में रहा नौरादेही और रानी दुर्गावती अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न था, वर्ष 2023 के लिए बुकर पुरस्कार किसको मिला है? पॉल लिंच, पॉल मरे, सारा बर्नस्टीन, जोनाथन एक्कोफरी। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।